अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अभी तक बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर पढ़ चुके हैं, है ना? क्लियर। अब इसके आगे वाले चैप्टर दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन। क्लियर। हम लोग को अगला जो चैप्टर जो स्टार्ट करें आज वाले क्लास से वो स्टार्ट करें मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, लेकिन मोशन इन वन डायमेंशन स्टार्ट करने के पहले, ठीक है, कुछ चीजें वेरीफाई कर ले। स्टार्ट करो मतलब लिटरली हम लोग जो पढ़ना शुरू कर रहे हैं यहां से एक पूरा का पूरा फिजिक्स का एक पार्ट पढ़ रहे हैं दैट इज मैकेनिक्स। क्लियर? ठीक, तो लिखेंगे हम लोग, स्टार्ट करें मैकेनिक्स। ठीक है, लिखोगे इसमें मैकेनिक्स is the branch of physics which deals with the cause, and effect of motion on particle, comma, rigid body or deformational bodies, क्लियर? ठीक है, मीनिंग ये कि ऐसे सोचे ना, बेसिक कोई ये बहुत बड़ा मोशन नहीं है, ठीक है, सॉरी बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। मीनिंग ये मैंने बोला मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ मोशन, ठीक, ऑन पार्टिकल, रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेशनल बॉडीज। क्लियर ना? ठीक, वेरीफाई करो। मैकेनिक्स बिना, ठीक है, किताबी लैंग्वेज जो है सो है, ठीक है, लेकिन मैकेनिक्स बिना ऑब्जेक्ट के संभव नहीं है, ना ही बिना ऑब्जर्वर के। यानी यहां एक कॉम्बिनेशन बनेगा ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। ठीक, बिना ऑब्जेक्ट और बिना ऑब्जर्वर के मैकेनिक्स संभव नहीं है। क्लियर? जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे इस वाले पोर्शन में कॉज एंड इफेक्ट ऑफ मोशन, ठीक, मोशन किस कारण से आया होगा, ठीक है, और उस मोशन के कारण उस बॉडी पर किस किस टाइप का इफेक्ट पड़ेगा। क्या जो बोले क्लियर है? समझ मारी बात कि बॉडी में मोशन किसके कारण आया होगा, ठीक, और उस बॉडी पर मोशन के कारण किस किस टाइप का इफेक्ट पड़ेगा या किस ढंग का उसमें चेंज आएगा। ठीक, तो वो सारी चीजें हम लोग मैकेनिक्स से पढ़ रहे होंगे। ये होगा किस पर? पार्टिकल पर, रिजिड बॉडी पर, और मैंने एक और स्टेटमेंट लिखा डिफॉर्मेशनल बॉडीज पर। क्लियर है ये? ठीक, तो समझो था क्या, पार्टिकल क्या होगा। ठीक, फिजिक्स के तौर पे आपको एक एक लैंग्वेज और एक एक पॉइंट पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। ठीक, पार्टिकल क्या है? पार्टिकल वो सिस्टम होगा जिसका मास तो हो लेकिन जिसका शेप एंड साइज डिसाइड करना संभव नहीं है, दैट इज पॉइंट मास। ऐसे सोचो, ठीक, कि मीनिंग पार्टिकल कहने का मतलब ये कि जिसका शेप एंड साइज तो हो
लेकिन शेप एंड साइज कैसा, ऐसा। दैट इज एक पॉइंट। मान लो एक स्फेयर है, स्फेयर का रेडियस r था, सही है। अब r का रेडियस टेंस टू 0, और जो इस r को छोटा करते जाए, ठीक, तो ये स्फेयर कैसा दिखेगा, एक पॉइंट। क्लियर है ना, ये स्फेयर कैसा दिखेगा, एक छोटा सा पॉइंट। क्लियर। तो उसका शेप एंड साइज तो है कैसा, स्फेरिकल इन नेचर। क्लियर। लेकिन उसे प्रिडिक्ट करना संभव नहीं है। क्लियर। इन मीनिंग बहुत छोटा पार्टिकल, बहुत छोटा, ठीक है, शेप एंड साइज हो, मास हो, लेकिन वो प्रिडिक्टेबल ना हो, दैट इज पॉइंट मास। ठीक है। अच्छा, रिजिड बॉडी क्या होगा, समझो। रिजिड बॉडी, हर पार्ट पहले समझ के रखो कि मैंने लिखा क्या क्या है, कौन कौन सा पॉइंट है, कौन सी लॉजिक है, ठीक, तो फिर हम लोग आगे बढ़े। ठीक। रिजिड बॉडी क्या होगा, रिजिड बॉडी वो बॉडी जिसका शेप एंड साइज तो हो, मास भी हो, लेकिन उस पे अगर जो हम लोग फोर्स ऑफ एप्लीकेशन लगाएं, क्या जो बोले क्लियर है, हम लोग फोर्स ऑफ एप्लीकेशन लगाएं तो उसके शेप एंड साइज में कोई चेंज ना आए। जैसे मान ले यही दीवार है या बोर्ड है, ठीक, अब इस पे मुक्का मारते रहे, ठीक, खुद को चोट लगेगा यार, हाँ या ना। नॉर्मल सी बात कि ये एक दीवार है और इसमें हम खुद को मुक्का, मतलब खुद इससे मुक्का मारते रहे, या इसे किसी चीज से मारे, कुछ भी भारी चीज से, ठीक, तो ये बॉडी कैसा, क्या इसका शेप एंड साइज हम अपने मैकेनिकल फोर्स यानी अपने हाथ के फोर्स, ठीक है, जितना हम लोग के पास फोर्स लगा सकते हैं, ठीक, मान लो इस दीवार को धक्का दे रहा है यूं, ठीक, तो क्या धक्का दे रहे तो क्या ये दीवार निकल के बाहर चला जाएगा, ऐसा संभव है क्या, ठीक। तो हमारे तरफ से लगाए जाने वाले फोर्स के कारण अगर जो उसके शेप एंड साइज में किसी ढंग का कोई चेंज ना आए, क्लियर, तो वो उस टाइप की बॉडीज जिस पे आप लगा रहे हो वो बॉडीज कैसी होगी, रिजिड बॉडी। ठीक। लास्ट एक सेक्शन है डिफॉर्मेशनल बॉडीज, सेम लैंग्वेज, ठीक है, कि दैट इज अगर जो हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं, क्लियर, और उसके शेप एंड साइज में किसी ढंग का कोई चेंज आ जाए, समझ में आ रहा, जैसे वो डब्बे में पैक करने वाला इलास्टिक वाला रबड़ पकड़े खींचे, ठीक, स्ट्रेच हो जाता है, पेन का स्प्रिंग पकड़े खींचे स्ट्रेच हो जाता है, बैलून फुला रहे हो तो बैलून पहले एक छोटा साइज है, फुलाए तो इतना बड़ा हो गया, हुआ ना भाई, ठीक। तो ऐसी बॉडी जिस पर हम फोर्स ऑफ एप्लीकेशन लगाएं, दैट इज फोर्स लगाएं और उसके शेप एंड साइज में किसी ढंग का कोई चेंज आ जाए, समझ में आ रही बात, ठीक है, तो उस सेक्शन को हम लोग डिफॉर्मेशनल बॉडीज कह रहे होंगे। क्लियर है ये। अब नॉर्मल से लॉजिक, फॉर एग्जांपल हम लोग कसम खा लें कि इस दीवार को गिरा देंगे, सोचने में क्या जाता है, ठीक, क्रेन व्रेन लाए गिरा दे, सही है ना, तो ये बॉडी कैसा होगा, रिजिड या डिफॉर्मेशनल, सोच के देखो। क्लियर, कि मैंने आपको एक लॉजिक बोला कि अगर जो आप किसी भी बॉडी पर फोर्स ऑफ एप्लीकेशन लगाओगे, ठीक है, फोर्स ऑफ एप्लीकेशन लगाओ और उसके शेप एंड साइज में चेंज आ जाए, ठीक, तो वो बॉडी कैसा होगा, डिफॉर्मेशनल बॉडीज, ठीक। तो पहले अगर जो नॉर्मल हम अपने हाथ से फोर्स लगाएं तो इसके शेप एंड साइज में किसी ढंग का कोई चेंज नहीं आएगा, रिजिड बॉडी। अब वही चीज हम कसम खा लें, क्रेन व्रेन ले आए और बोले ना ये दीवार गिराइए देंगे, ठीक, तो क्रेन लाएंगे तो पक्का ही गिर जाएगा यार, जब कसमें खाए हैं कि गिरा देंगे दीवार को, ठीक, तो कैसे गिराएंगे, तो उस कंडीशन में क्या वो दीवार के शेप एंड साइज में चेंज आया, क्या उसके स्ट्रक्चर में चेंज आया, बिल्कुल आया, ठीक। तो ऐसा कोई भी सिस्टम होगा तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, डिफॉर्मेशनल बॉडीज। क्लियर है लैंग्वेज, ठीक। चलिए नेक्स्ट लिखे हम लोग, नेक्स्ट लिखेंगे दैट इज
mechanics are mainly classified into टू टाइप्स. ठीक है, पहला काइनेमेटिक्स, जो अभी हम लोग को पढ़ना है. ठीक है, इस वाले पोर्शन को ऐसा समझ सकते हो, द वर्ड, साथ साथ लिखी ले, समझा देंगे एक बार. द वर्ड kinematics means science of motion that is branch of physics deals with motion without knowing the cause of motion. ठीक है, without knowing the cause of motion, यानी मीनिंग सीधा सीधा, या ब्रांच ऑफ फिजिक्स या ब्रांच ऑफ, बेट रहे फिजिक्स के बजाय मैं यहां लिखूं, क्योंकि मैकेनिक्स फिजिक्स का तो एक ब्रांच है ना मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं ना, तो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स लिखें. ठीक है, तो काइनेमेटिक्स मींस साइंस ऑफ मोशन, यानी ये मोशन के बारे में बता रहा होगा. बताऊंगा मोशन क्या होता है बाद में, थोड़ी देर बाद, और वो कैसे डिफाइन करोगे, क्या करोगे, नहीं करोगे, वो सारी चीजें सब बता रहा होगा. ठीक, पहला लेक्चर है चैप्टर का, थोड़ा मोड़ा ये स्लाइटली, फिर बोल रहा हूं समझाने के लिए, थोड़ा मोड़ा शुरुआत में ये बोरिंग फील कराएगा. ठीक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल्स माइंडेड बनते जाओगे, न्यूमेरिकल्स पे काम करते जाओगे, ये पेपर इंटरेस्टिंग है. क्लियर. लेकिन पहला लेक्चर हर टॉपिक का, क्योंकि आप अभी जानते नहीं हो, सिखाना है, टाइम लगता है. ठीक, तो चेक करें. बोला गया द वर्ड काइनेमेटिक्स मींस साइंस ऑफ मोशन दैट इज ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, यानी मैकेनिक्स का एक ब्रांच है. ठीक है, डील्स विद मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन. ठीक है, यानी मीनिंग आपको ये पता नहीं होगा कि मोशन किस कारण से हुआ. क्लियर है ये, समझ में आ रही बात, कि आपको बिल्कुल नहीं पता होगा कि मोशन किस कारण से हुआ. जैसे ए पार्टिकल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, एक लैंग्वेज मैंने बोला, ए पार्टिकल is moving with a velocity of 10 meter per second. Clear? और एक लैंग्वेज और मैं बोल रहा हूं, a particle is moving with a velocity of 10 meter per second by application of force of 10 Newton. Clear? सोचो, sorry, a particle is moving with the application of force 10 Newton, या कोई डेटा बोल सकते हैं, 5 मीटर पर सेकंड, कुछ भी. ठीक, पहले वाला मैंने स्टेटमेंट क्या बोला, ए पार्टिकल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड. ठीक, तो ये पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है किससे, 10 मीटर पर सेकंड से. लेकिन क्या इस वाले पोर्शन में आपको पता है कि ये पार्टिकल किस कारण से मूव कर रहा है? बिल्कुल नहीं. सही है ना. ठीक, वैसे ही दूसरे वाले लैंग्वेज में मैंने क्या बोला, a particle is moving with a velocity of 10 meter per second by application of force of 10 Newton. ठीक, यानी 10 न्यूटन का उसमें फोर्स लगाए तो उसके कारण वो पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है. सोचो, पहले वाला स्टेटमेंट में ये पता नहीं है किस कारण से मूव किया, क्या दूसरे वाले पार्ट में स्टेटमेंट पता है किस कारण से मूव किया? क्लियर ना. ठीक, तो काइनेमेटिक्स में हम लोग वो पार्ट पढ़ेंगे
जिसमें हमको ये बिल्कुल नहीं पता कि पार्टिकल किस कारण से मूव कर रहा है। ठीक, क्लियर? वीडियो पॉज करके लिख लोगे इसका दूसरा। ठीक है, चलो भाई, सेम दूसरा डायनेमिक्स। ठीक है, फिर से भाई, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which branch of mechanics which is concerned about, सीधा लिख रहा हूं, concerned about knowing the cause of motion called dynamics लिख सकते हैं वैसे। ठीक, यानी मीनिंग इस वाले पोर्शन में क्या कि आपको पता होना चाहिए, ठीक, कि पार्टिकल किस कारण से मूव कर रहा है। जैसे मैंने बोला ना, बाय एप्लीकेशन ऑफ 10 न्यूटन, पिछला वाला स्टेटमेंट। क्लियर? कि मीनिंग कि पार्टिकल किसके कारण मूव कर रहा है। ठीक है, इसमें आपको रीजन पता होगा कि पार्टिकल मूव किसके कारण कर रहा है। ठीक है, यानी सीधा सीधा अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज काइनेमेटिक्स। ठीक है, और काइनेमेटिक्स के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग को छोटे बड़े 3 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, क्लियर? मतलब छोटे बड़े हम लोग को 3 चैप्टर पढ़ने हैं। समझ में आ रहा बात? तो काइनेमेटिक्स वाले पार्ट में क्या है, हमको रीजन पता नहीं है कि किस कारण से मोशन हो रहा है। ठीक, डायनेमिक्स वाले पार्ट में हम लोग को अच्छे से पता है कि मोशन किस कारण से हो रहा है। क्लियर है ये? ठीक, वीडियो पॉज करके इसे लिख लेंगे, है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखोगे मोशन एंड रेस्ट। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन में सीधा सीधा लिखे, मोशन इज द कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट and observer. Motion is the combined property of object and observer. There is, या ऐसे लिख सकते हो, there is लिखें या ऐसा लिखें, हाँ ऐसे लिखते ना, there is no meaning of rest or motion without observer। ठीक है,
क्लियर? दैट इज मीनिंग, देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट और मोशन विदाउट ऑब्जर्वर। ठीक, साथ में नथिंग इज एब्सोल्यूटली रेस्ट और मोशन। ठीक है, क्लियर? यानी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, सीधा सीधा कि मैंने बोला कि इट इज द कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। ठीक, यानी एक नॉर्मल से लॉजिक, ऑब्जेक्ट अगर जो नहीं है तो मोशन किसका डिफाइन करोगे? सोचो ना, नॉर्मल से लॉजिक कि अगर जो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो मोशन किसका डिफाइन करोगे? क्लियर? तो ऑब्जेक्ट का होना तो मस्ट है। क्लियर? ऑब्जर्वर फील करते हैं, अगर जो कोई देखने वाला ही नहीं है तो मोशन कौन डिसाइड करेगा? लैंग्वेज पकड़ मेरा, ठीक है? तो अच्छे से बातें क्लियर होंगी। पहला क्या, अगर जो ऑब्जेक्ट नहीं है तो मोशन किसका डिसाइड करोगे? ठीक, अच्छा, अगर जो ऑब्जर्वर नहीं है ना, मान लीजिए ऑब्जर्वर नहीं है तो मोशन कौन डिसाइड करेगा? दोनों बातें है ना, हाँ या ना? क्लियर? तो चेक करो, फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हारे सामने से कोई कार गुजरा, तो तुम क्या बोल रहे हो? मेरे सामने से कोई कार जा रहा है। बोला कौन? तुम। देखा कौन? तुम। तो ऑब्जर्वर कौन? तुम। क्लियर? यानी तुम्हारा देखा तुमने ना, तो रियलिटी में तुम्हारा आंख ऑब्जर्वर है। क्या जो बोले क्लियर है? समझ में आई बात ना? कि एक नॉर्मल सी लॉजिक कि तुमने बोला कि तुम्हारे सामने से कोई कार गुजर रहा है या कोई आदमी जा रहा है, ठीक, तो बोला कौन? आदमी जा रहा है, कौन बोला? या कार जा रही है, कौन बोला? तुम। क्लियर? देखा कौन? तुम। तो ऑब्जर्वर कौन? तुम। क्लियर? सही है ना? अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पीछे, पीठ पीछे तुम्हारे कोई बंदा जा रहा है, पीठ पीछे कोई बंदा जा रहा है, ठीक, क्या तुम्हारे सर के पीछे आंख लगा हुआ है? नहीं ना भाई मेरे, तुम्हारे सर के पीछे तो आंख नहीं है, ठीक, तो देखोगे कैसे? है ना? भले वो जा रहा हो, जाने देना, क्या फर्क पड़ता है, जाने दो। क्लियर? लेकिन क्या तुमने उसे देखा? नहीं। तो जब तुमने देखा ही नहीं तो तुम क्या बोल सकते हो कि क्या कहते हैं, वो पर्टिकुलर कार जा रही थी? अरे उसे कोई देखेगा तब बोल सकते हैं कि हाँ भाई चलो उसका कुछ मोशन होगा। जब कोई देखा ही नहीं तो कैसे डिसाइड करोगे? सही है ना? तो इसलिए बोला गया मोशन इज द कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए और ऑब्जर्वर भी होना चाहिए। ऑब्जर्वर के बिना तो खैर मोशन हो ही नहीं सकता है, हमेशा हमेशा। क्लियर? है? उसके बिना तो मोशन हो ही नहीं सकता। क्लियर है लैंग्वेज? ठीक है, अच्छा, इसलिए मैंने बोला देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट और मोशन विदाउट ऑब्जर्वर। कोई मतलब ही नहीं है। जब देखने वाला ही नहीं है तो डिसाइड कौन करेगा कि मोशन में है या नहीं है? ठीक है, और फिर मैंने लिखा नथिंग इज एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन। ठीक है, यानी सीधा सीधा मीनिंग कि नथिंग इज एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन। सोचो कि कोई भी पार्टिकल परफेक्टली रेस्ट और मोशन में नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम दो बंदे कार के पीछे वाली सीट पर बैठे हुए हैं, सोचो ना, हम दो बंदे कार के पीछे वाली सीट पर बैठे हुए हैं, ठीक, तो हम दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में होंगे या मोशन में? खुद सोचो। ऐसा थोड़े कि गाड़ी के पीछे बैठे रहेंगे तो धमा चौकड़ी मचाएंगे, अरे रेस्ट में आराम ही से ना बैठे होंगे। क्लियर है ये? ठीक, तो मीनिंग क्या, उस टाइम पर हम दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे होंगे? रेस्ट में। लेकिन बाहर से खड़ा हुआ आदमी अगर जो हम दोनों को देखे, तो बाहर से कोई तीसरा आदमी है और हम लोगों को देखे और कार चल रही है, तो वो क्या बोलेगा? कार में बैठा हुआ आदमी भी जा रहा है आगे आगे। अरे हाँ ना, नॉर्मल सी लॉजिक है ना? ठीक है, क्लियर? यानी कोई भी सिस्टम किसी के रेस्पेक्ट में डिसाइड करना है। क्लियर ना? और किसके रेस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। और वो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में कौन? आप।
और आप क्या, सीधा सीधा तुम्हारा आंख, सीधा सीधा मतलब ये कि तुम्हें अपने आंख से उसका चेंज दिखना चाहिए, उसका पोजीशन में चेंज दिखना चाहिए। क्लियर? चाहो तो अच्छा, जब ये बात मैंने बोली, ठीक, तो इसके स्टेटमेंट में और भी एक सेक्शन लिख सकते हो, चलो लिख ही देते हैं। एन पूरा कंप्लीट हो ही जाएगा। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, एन ऑब्जेक्ट इज said to be in motion, said to be in motion when its position changes with time lapses with respect to observer। क्लियर? यानी जैसे जैसे टाइम गुजरे, है ना, जैसे जैसे टाइम गुजरे वैसे 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 वैसे, ठीक है, अगर जो पार्टिकल के पोजीशन में चेंज दिखे, जैसे फॉर एग्जांपल घड़ी तो किसी का नहीं ना बंद है, लॉजिकली सोचो ना, क्या घड़ी किसी का बंद है? सबका हाथ में घड़ी पहनते हैं, घड़ी चली रहा है कंटिन्यूअस, शायद टाइम कभी बंद नहीं होता। गलत तो नहीं कह रहे? ठीक, तो चेक करो, जब हमारे रेस्पेक्ट की बात कर रहे थे, हम अपने रेस्पेक्ट में बात कर रहे थे, जब हम कार में बैठे हुए थे, तो टाइम तो उस टाइम पे भी चल रहा था, हमेशा आगे ही बढ़ रहा था। क्लियर ना? टाइम हमेशा आगे ही बढ़ रहा था। ठीक, तो क्या तुम्हारे साथ या मेरे साथ बैठा हुआ जो बंदा कार में था, ठीक है, क्या उसका पोजीशन टाइम के साथ बदल रहा था? नहीं। टाइम के साथ बदल रहा था क्या? नहीं। हम लोग आराम से, बड़े आराम से कार के पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे, ड्राइवर गाड़ी चला के लेके जा रहा था। सही है ना? रेस्ट में थे यार, पोजीशन नहीं बदला, रेस्ट में थे। ठीक, लेकिन क्या बाहर से खड़ा हुआ आदमी जब हम दोनों को देख रहा है तो हम लोग क्या आगे बढ़ते दिख रहे हैं? सही है ना? हम लोग आगे बढ़ते दिख रहे हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते दिख रहे हैं, इट मींस क्या? लॉजिकली सोचो, हम लोग आगे बढ़ते दिख रहे हैं, तो टाइम के साथ क्या आगे बढ़ रहे हैं? पोजीशन बदल रहा है। मान लो पहले उस कॉर्नर पर देखिए, फिर इधर, फिर इधर, अरे टाइम भी बदल रहा है, पहले यहाँ 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 आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो बोलेंगे ना कि वो पार्टिकल मोशन में है। इसलिए मैंने बोला एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस, यानी पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर ऐसे। ठीक, विथ टाइम लैप्सेस, यानी टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे उसका पोजीशन भी चेंज हो। विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर लगाना मस्ट है। क्लियर? अगर जो ऐसा नहीं लगाए फिर गड़बड़ है मामला। क्या? फिर वही बात, जब कोई देखा ही नहीं, ठीक है, तो कैसे कह सकते हैं कि वो मोशन में है? देखना चाहिए, इसलिए ऑब्जर्वर का होना मस्ट है। और अगर जो वैसा है तो एक स्टेटमेंट इसमें और लिख सकते हैं, इसी में लिख देते हैं, इट may happen either observer move, either observer move or ऑब्जेक्ट मूव। ठीक, या तो ऑब्जर्वर मूव कर जाए या फिर ऑब्जेक्ट मूव कर जाए। क्लियर है ये? ठीक, समझ में आ रही बात? चलो लिखोगे इसे, ये मैं समझा दूंगा कि ऑब्जर्वर मूव करे या फिर ऑब्जेक्ट मूव करे। ठीक है, लिख लो इसे, वीडियो पॉज करना। चलिए लिख लिए होगे।
इसमें जो कुछ भी बोले हैं, ठीक है, उसे आप इत्मीनान से लॉजिकली, ठीक, समझ सकते हो, है ना, कोई बहुत भारी भरकम सेक्शन नहीं है। चलो देखते हैं क्या था। और ये जो अभी मैं लिखा रहा हूं समझाने के लिए तो मैंने समझा दिया, ठीक है, लेकिन जो मैंने आपको अभी मतलब थियोरी के तौर पे लिखाया, उसका चाहो तो तुम समझने के लिए लिख भी सकते हो, चाहो तो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो, ठीक है, उसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैं समझा दे रहा हूं अपने रेस्पेक्ट में, ठीक, कि क्या हो सकता है और मोशन और रेस्ट का रियलिटी में मीनिंग क्या है, ठीक। तो चेक करते हैं क्या था। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पार्ट सोचो वाई एक्सिस है, क्लियर, ये वाला पोर्शन एक्स एक्सिस और ये वाला पोर्शन जेड एक्सिस, क्लियर, ठीक है। ऑब्जर्वर कहां होगा सिखाए थे, ठीक है, वेक्टर में भी ये बात बोले थे कि ऑब्जर्वर कहां होगा, ऑब्जर्वर हमेशा ऑरिजिन पर होगा, बोले थे ना कि ऑब्जर्वर कहां होगा, ऑब्जर्वर हमेशा ऑरिजिन पर होगा, यानी ऑब्जर्वर ऑरिजिन पर, ठीक। अब सोचो कोई पार्टिकल ए है, ठीक, कब, T इक्वल टू, कुछ भी सोचा ना, T इक्वल टू T1 टाइम पर, यस, हाँ T1 टाइम, ठीक, जिसका कोऑर्डिनेट था x कॉमा y कॉमा z, ठीक। अब सोचो, ऐसा सोचते हैं, T1 लिख रहा हूं, T इक्वल टू 0 सेकेंड और T इक्वल टू 0 सेकेंड पर यहां है, इसका कोऑर्डिनेट क्या, 0 कॉमा 0 कॉमा 0, ठीक। तो पोजीशन वेक्टर ये होता, अपने आंख से ऑरिजिन पर, उसका आंख होगा तो आंख से इसे देख रहा होगा, तो आर इनिशियल आर आई, पोजिशन वेक्टर आर आई क्या होता, चेक करो, आर आई क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस 0, सीधा लिख रहा हूं आई कैप, वाई माइनस 0 जे कैप, जेड माइनस 0 के कैप, हा ना, क्लियर। वैसे ही सोचो कि t इक्वल टू 0 पर ऑब्जर्वर यही, t इक्वल टू टी टाइम पर भी ऑब्जर्वर यही, यानी मैं यहीं से खड़ा होकर के देख रहा हूं, वैसे ही t इक्वल टू टी टाइम पर भी ऑब्जर्वर यही, यानी यही पॉइंट पर। तो क्या आफ्टर टाइम t अगर जो r फाइनल चेक करोगे तो r फाइनल की वैल्यू भी क्या होगा, x माइनस 0 एक्स आई कैप, y माइनस 0 वाई जे कैप, z माइनस 0 जेड के कैप, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या सिखाए थे, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, तो आई से आई को घटाओ, यानी एक्स माइनस एक्स 0, वाई माइनस, यानी ये वाला पोर्शन 0, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट दिखा क्या, नहीं, क्लियर, क्या डिस्प्लेसमेंट दिखा, नहीं, यानी सिस्टम कैसा हो जाएगा, ये पूरा सिस्टम किस में आया, रेस्ट में। क्या जो बोले क्लियर है, पक्का। ये कौन सा एग्जांपल होगा, सोचो, फील करो, ठीक। हम दोनों कार में साथ साथ बैठे हुए थे, मैं तुमको देख रहा हूं, तो ऑब्जर्वर कौन, मैं, और ऑरिजिन कहां, मेरे पर, मेरे आंख के पे, ठीक। ऑब्जर्वर कौन, मैं, ऑरिजिन कौन, मैं कहने का मतलब मेरा आंख, ऐसा ही फील करना है, ठीक। मैं देख किसको रहा हूं, तुम्हें, ठीक। तो टी जब तुम्हें t इक्वल टू 0 सेकंड पर देखा, तुम वहां बैठे पड़े थे, t इक्वल टू t सेकंड पे देखा, कार में तुम वहीं बैठे पड़े हो, तो मेरे रेस्पेक्ट में क्या आपका पोजीशन बदला, नहीं, क्या आपका पोजीशन बदला, नहीं, तो आप किस में दिखोगे, रेस्ट में, ठीक। ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन सोचो फिर से, ये y एक्सिस सोचो, ये x एक्सिस सोचे, ये z एक्सिस सोचे, क्लियर। ऑब्जर्वर कहां रखना है, ऑरिजिन पर, फील करो, ठीक। अच्छा, कोई पार्टिकल ए यहां था, ठीक है, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना, 0 कॉमा 0 कॉमा 0, ठीक। कब, t इक्वल टू 0 सेकंड पर, सही है ना। वैसे ही t इक्वल टू 0 सेकंड पर इसका कोऑर्डिनेट कितना, x1 या x कॉमा y कॉमा z,
सही है। तो चेक करो, जब t इक्वल टू 0 पर किसी ऑब्जर्वर को देख, पार्टिकल को देख रहे हो तो a, तो r इनिशियल ये होता, r इनिशियल फील करो क्या होगा, x माइनस 0 एक्स आई कैप, y माइनस 0 y जे कैप, z माइनस 0 z के कैप। पोजीशन वेक्टर लिखना सिखाए थे, ठीक। अब सोचो t इक्वल टू t सेकंड पर भी ऑब्जर्वर यही है, यानी ऑरिजिन पर ही है, ठीक। लेकिन अब इस a पार्टिकल की वेलोसिटी v है, मान लो यहां वेलोसिटी v, ठीक। तो चेक करो इसकी वेलोसिटी इस तरफ v, तो ये कुछ आगे बढ़ा होगा और b पॉइंट पर यहां पहुंच गया हो, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना फील करना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, v इंटू टी। क्लियर। अब किसी को कंफ्यूजन हो तो मैं बता दे रहा हूं, वेलोसिटी इक्वल टू क्या पड़ा था, 9th की बात बोल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना, x इक्वल टू वी टी, ये x मत समझ लेना, मैं आगे की बात बोल रहा हूं, ठीक। वेलोसिटी के लिए क्या, x डिवाइड बाय टी। क्लियर। या सोच लेना x1, तो x1 की वैल्यू vt, यही ना होता, यानी ये यहां से यहां पहुंच गया, तो t टाइम में पार्टिकल यहां था, तो यहां से यहां पहुंचा। क्लियर। तो कितना, पहले से x है और vt, और तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, चेक करो, x प्लस वीटी, y में कोई चेंज नहीं, z में कोई चेंज नहीं। क्या जो बोले क्लियर है, समझ में आ रहा। y में क्या मैंने कोई वेलोसिटी का डायरेक्शन लगाया नहीं, तो y में कोई चेंज नहीं, ठीक। अब सोचो r फाइनल कौन सा होता, यानी पोजीशन वेक्टर फाइनल ये होता, ये r फाइनल होता, ठीक। तो चेक कर, फील करो। अब कहोगे तो मैं समझा भी सकता हूं, याद करना वेक्टर में सिखाए थे, ये वेलोसिटी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये सोचो s, ठीक। पहले r फाइनल लिखते हैं, r फाइनल क्या होता, ठीक है, x प्लस वी टी माइनस 0, x प्लस वी टी ऐसा, वाई जे कैप जेड के कैप ऐसा होता, ठीक। चेक करो क्या सिखाए थे, पहले वेक्टर आर इनिशियल वेक्टर के हेड पे क्या वेक्टर एस का टेल है, आर इनिशियल वेक्टर के हेड पे वेक्टर एस का टेल है, तो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड की ओर जो डायरेक्टेड होगा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। यानी चेक करो क्या आर इनिशियल प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल होता क्या, ठीक। चेक करो यही मैंने यहां भी लिखा था, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। क्लियर, ठीक। तो सोचो आर फाइनल माइनस आर, तो x से x मर जाएगा, बचेगा क्या, बी टी आई कैप, y माइनस वाई 0, z माइनस z 0। क्लियर। यानी क्या यहां पर कुछ डिस्प्लेसमेंट आया, vt, कुछ क्वांटिटी आई ना, पहले वाले की तरह 0 नहीं आया। क्या जो बोले क्लियर है, पहले वाले की तरह 0 नहीं आया, तो 0 नहीं आया तो मीनिंग क्या, और 0 आता तो रेस्ट में, यहां कुछ डिस्प्लेसमेंट आया तो क्या लिखेंगे, मोशन में। यानी सिस्टम किस में दिखेगा, मोशन में। कब, जब पोजीशन में चेंज दिखे, पोजीशन में चेंज दिखने का मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट हो। क्लियर। तो एक केस ये बना, एक केस ये बना, ये कौन सा केस हुआ समझो। मान लो मैं कहीं खड़ा हूं, सामने से कोई बंदा पहले यहां खड़ा है, पहले यहां खड़ा है, और कुछ देर बाद वो घूम करके वहां चला गया, तो मुझे तो बढ़ता हुआ दिखेगा ना। क्या जो बोले क्लियर है, मैं चुपचाप यहां खड़ा हूं, ठीक। एक बंदा यहां है और यहां से आगे बढ़ता गया, ठीक, तो क्या मुझे बढ़ता हुआ आगे दिखेगा। क्लियर। चलो ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लोगे, ठीक है। अब इस वाले पोर्शन में कुल मिला के 5 कंडीशंस हैं, ठीक। इसके अलावा मोशन और रेस्ट डिफाइन करने का कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता, फिक्स्ड है ये, ठीक है। चलो लिख लिया होगा ये वाला, यहां चेक करते हैं अगला।
हो गया? चेक करें क्या था भाई, ये वाला पोर्शन y एक्सेस, ये वाला पोर्शन x एक्सेस, ये वाला पोर्शन z एक्सेस। क्लियर? क्या सिखाए थे? ऑब्जर्वर हमेशा ऑरिजिन पर होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? तो फील करो t इक्वल टू 0 पर यहां, तो उस टाइम पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,0,0। ठीक? वैसे ही जैसे पिछले वाले पार्ट में बता रहे थे, मान लीजिए कि ये a पॉइंट किसी ऑब्जर्वर को देख रहे, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या था? x, y, z। ठीक? कब? t इक्वल टू 0 सेकंड पे। तो इनिशियल r इनिशियल, सही है ना भाई? r इनिशियल ये वाला पोर्शन। ठीक, तो r इनिशियल क्या? x माइनस 0 x i कैप, y माइनस 0 y, z माइनस 0 k कैप। क्लियर? अब जो बोल रहा हूं वो फील करो। मान लो ए पार्टिकल की वेलोसिटी v। क्लियर? तो अभी सिखाए, t टाइम बाद ये यहां तो नहीं रुका हुआ मिलेगा, कुछ यहां आ जाएगा, जिसके पॉइंट को बोले b। कब? t इक्वल टू t सेकंड पर, जैसे पिछले वाले पोर्शन में बताए। तो b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता? x पहले से था, और यहां से यहां तक का दूरी, यहां से यहां तक का दूरी क्या सिखाए? अभी जस्ट सिखाए, यहां से यहां तक का दूरी vt। ठीक, तो फील करो, इस वाले पोर्शन को क्या लिख सकते थे कोऑर्डिनेट के तौर पे? x प्लस वीटी कॉमा y कॉमा z। मैं चाहता तो y और z में भी मूव करा सकता हूं, चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाह रहा, कष्ट नहीं देना चाह रहा, इसलिए चीजों को आसान आसान बोल रहे। ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूं ये चीजें आप लिख भी सकते हो, नहीं भी, ठीक है, लेकिन सामने वाले का धर्म बनता है कि आपको ये सारी चीजें बता दे, है ना, कि आपको कभी कोई परेशानी ना आए। क्लियर ना? अब सोचो, अगर जो इस ऑब्जर्वर की भी वेलोसिटी v रहती, क्लियर, तो क्या ये भी t टाइम के बाद बैठा रहेगा? सोचो ना, अगर जो इस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी भी v रहता, तो क्या ये ऑब्जर्वर बैठा रहेगा? नहीं, ये भी t टाइम बाद कुछ दूर होगा। कहां होगा? मान लो ये यहां पहुंचा होगा। ठीक, तो ये यहां से यहां कितना, अगर जो t इक्वल टू t सेकंड सोचे, तो यहां से यहां तक ये कितना चला होगा? vt। सही है ना? तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चेक करो, मैं लिख रहा हूं vt कॉमा 0 कॉमा 0। ठीक है, x एक्सिस में चला, कितना चला? vt, इसलिए vt। y में चला नहीं तो 0, z में चला नहीं तो 0। अब ऑब्जर्वर कहां है? t टाइम पे ऑब्जर्वर कहां है? हर बार t टाइम चेक करो, t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू t सेकंड पर ऑब्जर्वर वही था, यानी ऑरिजिन पे था। क्या इस बार है? नहीं, t इक्वल टू 0 सेकंड पर कहां है? यहां है। t इक्वल टू t सेकंड पे कहां है? यहां। यानी ऑब्जर्वर कहां से देखेगा? यहां से। यानी ये होता है इसका फाइनल, आर फाइनल होता है ना? तो फील करो, अब आर फाइनल लिख रहे हैं, आर फाइनल क्या लिखोगे? x प्लस वीटी माइनस वीटी। जहां से देख रहे हो उसका कोऑर्डिनेट घटाना होता है, x प्लस वीटी माइनस वीटी, x प्लस वीटी माइनस वीटी, पूरा पार्ट आई कैप, y माइनस 0 जे कैप, z माइनस 0 के कैप। वीटी ने वीटी को मार दिया, यानी डेटा क्या बचा? एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या करते हैं मेरे भाई? क्या ये आर फाइनल माइनस आर इनिशियल करे? ठीक, तो x माइनस एक्स 0, y माइनस वाई 0, z माइनस जेड 0, यानी ये क्या हो गया? 0। ये डिस्प्लेसमेंट है क्या? नहीं। क्लियर? क्या डिस्प्लेसमेंट है? नहीं। तो क्या सिस्टम ये जो एग्जांपल बना वो किसका होगा? रेस्ट का। अब सोचो ये एग्जांपल किस कंडीशन के लिए था? सही है ना? ठीक,
तो ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल अगर जो बात करें तो क्या था वो सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कार में साथ साथ जा रहे थे, ठीक, हम लोग कार में साथ साथ जा रहे थे, है ना। तो फील करो, या फिर सोचो ना, हम लोग बुरा मत मानना कोई, ठीक है, मान लो कि हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं, मूवी, सही है ना, यानी मीनिंग कि मूवी देखने जा रहे हैं तो साथ साथ जाएंगे, ठीक है, मूवी देखने जाएंगे तो साथ साथ जाएंगे। तो फील करो सेम लैंग्वेज, अगर जो हम आगे बढ़ रहे होंगे तो तुम भी तो आगे बढ़ रहा होगा, और साथ साथ जाने का मतलब, इसलिए मैं कार वाला एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक, कि कार में दोनों साथ साथ बैठे हुए हैं और साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो t इक्वल टू 0 पर देखें, t इक्वल टू 0 पर देखें तो भी वहीं दिखेंगे, और t इक्वल टू t टाइम पर देखेंगे तो भी वहीं दिखेंगे। लेकिन उस वाले पोर्शन में कभी कभी ये होता है कि स्टूडेंट फील नहीं कर पाता, इसलिए मैंने बोला कि साथ साथ जा रहे हैं, कहां, पैदल पैदल जा रहे हैं साथ साथ, ठीक। तो हम लोग कहीं से निकले होंगे, दोनों साथ साथ आए होंगे, जब दोनों साथ साथ आए तो t इक्वल टू 0, कुछ दूरी पर थे, t इक्वल टू 0 पर। अब हम भी वी वेलोसिटी से गए और आप भी वी वेलोसिटी से गए, तो जितना ये दूर जाएगा उतना ही ये भी दूर जाएगा, हाँ या ना, और दोनों साथ साथ, तो डिस्प्लेसमेंट 0, यानी मेरे साथ साथ कोई जा रहा है तो फील करो ना, मैं हमेशा t इक्वल टू 0 सेकंड पर देखूंगा, अच्छा बगले में है, अरे यही ना बोलेगा, मेरे साथ साथ कोई जा रहा है, इधर साथ साथ चल रहा है मेरे, ठीक, तो मैं क्या बोलूंगा, अच्छा बगले में, t इक्वल टू t सेकंड पर, मैंने 10 सेकंड 15 सेकंड बाद भी देखे, अच्छा एजे है, बगले में है, क्लियर। तो क्या दिखेगा, हर बार तो बगले में है, हर बार तो साथ ही है, तो क्या पोजीशन बदला, नहीं, हम भले ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चल रहे होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या मेरे आंख से जो हम देख रहे हैं क्या उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन बदला, नहीं, तो सिस्टम क्या हो गया, रेस्ट में, जबकि पार्टिकल और ऑब्जर्वर दोनों ही मोशन में था, क्लियर, ठीक है। अब सोचें चौथा, फील करें, फील करें इसे, कुछ नहीं है, फिर से सोचें, ये वाला पार्ट y एक्सेस, ये वाला पार्ट x एक्सेस, क्लियर, ये वाला पार्ट z एक्सेस, ठीक है। ऑब्जर्वर t इक्वल टू 0 सेकंड पर यहां जो पहले से बता रहे थे, समझ में आ रहा, इसका कोऑर्डिनेट 0,0,0, कोई a पॉइंट है, कोई भी a पॉइंट है, ठीक, पार्टिकल t इक्वल टू 0 सेकंड पे यहां जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z, ठीक, यानी r इनिशियल क्या होता मेरे भाई, ये होता, ठीक, और r इनिशियल की वैल्यू क्या लिख सकते थे, फील करें हम लोग, x माइनस 0 यानी xi कैप, y माइनस 0 yj कैप, z माइनस 0 zk कैप, क्या सही है, ठीक। अच्छा, इसकी वेलोसिटी क्या, v1 मानिए ना, ठीक, तो t टाइम बाद ये बैठा तो नहीं रहेगा, मे भी यहां आ गया होगा b पॉइंट पे, क्लियर। तो t इक्वल टू t सेकंड पर इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, फील करो, x प्लस v1t कॉमा y कॉमा z, सही है ना, क्लियर। वैसे ही चेक करो, इस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी इस बार करते हैं v2, ठीक, तो क्या ये भी बैठा रहेगा, ये भी t टाइम बाद बढ़ा होगा, कहां बढ़ा होगा, यहां आया होगा, मानना t इक्वल टू t सेकंड पर, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका v2t कॉमा 0 कॉमा 0, ठीक। अब यहां से जब चेक करेंगे तो क्या ये वाला पोर्शन r फाइनल होना चाहिए,
क्योंकि पहले बोल रहा हूं ऑब्जर्वर जहां होगा वहीं से आप डिसाइड करोगे, क्लियर है, कि पोजीशन वेक्टर कहां है। ठीक, तो आर फाइनल चेक करें। इस बार जब आर फाइनल चेक करेंगे तो x प्लस v1t माइनस v2t करना होगा, और ये वाला पूरा पार्ट आई कैप, फिर y माइनस 0 वाई जे कैप प्लस z माइनस 0 जेड के कैप। ठीक, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या था मेरे भाई, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। क्लियर, तो फील करें आर फाइनल, तो एक्स एक्स मर जाएगा, बचेगा ये, यानी v1 माइनस v2t आई कैप। हाँ ना, क्लियर है ये, समझ में आ रहा बात। तो y माइनस वाई 0, z माइनस जेड 0, तो क्या कुछ डिस्प्लेसमेंट आया, चेक करो, कुछ डिस्प्लेसमेंट आया, तो क्या सिस्टम रेस्ट में या मोशन में, मोशन में। ये कंडीशन किसकी, मोशन की। ठीक, मैं बार बार कह रहा हूं ये लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपका थिंकिंग सोचने के लिए, कब कैसा क्या सोचना था। ठीक, अब सोचो क्या इसमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों मूव कर रहा था, क्या ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों मूव कर रहा था। ठीक है, तो एक में रेस्ट में और इसमें भी ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों मूव कर रहे हैं, लेकिन इसमें मोशन में। ठीक, अगर जो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन के साथ, ठीक, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। ठीक, तो मीनिंग कि अगर जो ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो दोनों सिस्टम कैसा होगा, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में होगा। क्लियर, लेकिन अगर जो दोनों का वेलोसिटी अलग अलग, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट आया, कुछ डिस्प्लेसमेंट आया, यानी मोशन में होगा। क्या जो बोले क्लियर है, क्लियर ना। ठीक है, अब नेक्स्ट, ठीक है, तो खुद फील करो आप अपना लैंग्वेज सोचो, ठीक है, कि हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं चीजों को। समझ में आ रहा कि सिस्टम रेस्ट में है, मोशन में है, ठीक है, ये क्यों कौन डिसाइड कर रहा है, फील करेंगे ना। ठीक है, कि आखिर ये डिसाइड कौन कर रहा। ठीक, मीनिंग सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, ये डिसाइड करने का काम ऑब्जर्वर के पास है। ठीक है, और वो दिखाएगा कि सिस्टम कैसे, यानी मीनिंग। अब ये किस टाइप का एग्जांपल, जैसे मैंने पिछला वाला पार्ट में एक एग्जांपल दिया था, क्या सोचो, मैंने ये दिया था कि हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं। क्लियर, अब कोई बंदे को इच्छा करता है, मैं बहुत आदत होती है किसी को, ठीक, कि मूवी देखने जा रहा है तो पता नहीं कौन सा क्या देखने जा रहा है। क्लियर, मीनिंग है कि वो इतना जल्दी में होगा ना कि लगता है कि जैसे थिएटर में पहला सीट पे अगर जो जाके ना बैठा तो पता नहीं भूचाल आ जाएगा। क्लियर, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जाएंगे ना। ठीक, बिल्कुल सेम लॉजिक यही है। सोचो तुम ऑब्जर्वर है, तुम शांति से बैठा पड़ा है, तुम अपने फ्रेंड सर्कल को कॉल किया कि चलो मूवी देखने चलते हैं। क्लियर, अब तुम आगे बढ़ा तो कोई बंदा ऐसा हो सकता है जो तुमसे आगे निकल जाएगा। ठीक, कोई बंदा ऐसा हो सकता है तुमसे आगे निकल जाए, तो जब आगे निकल जाएगा तो तुम्हारा लैंग्वेज क्या होगा, इस दोनों का लैंग्वेज समझना। ठीक, तुम्हारा लैंग्वेज क्या होगा, कहां जल्दी जल्दी भागा जा रहा है, साथ साथ चल। अरे मूवी साथ साथ देखने का मतलब क्या, साथ साथ चल। ठीक, और उसको जल्दी है वहां पहुंचने का, तो वो क्या बोलेगा कि दैट इज, जो ऑब्जर्वर है, जो देख रहा है, ठीक है, जो प्लान बनाया मूवी देखने जाना है, ठीक, वो क्या बोलेगा, फील करो, वो ये बोलेगा कि कहां आगे आगे जा रहा है, या कोई अगर जो पीछे रह गया तो भाई जल्दी आ, पीछे कहां है। सही है ना। ठीक, तो चेक करो, कोई बंदा अगर जो वेलोसिटी अलग अलग रहा
तो आगे और पीछे हो सकता है, लेकिन कोई बंदा और जो साथ साथ रहा तो आगे और पीछे नहीं होगा, हमेशा दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एक ही जगह होगा, इसलिए ये रेस्ट, इसलिए ये मोशन। फील आया? क्लियर है? अच्छा, अब इसमें लास्ट लिख लें, ठीक है, मीनिंग चेक करें। मीनिंग ये वाला पार्ट जैसे पहले बताया, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस। क्लियर? ऑब्जर्वर यहां रखें, ठीक है, t इक्वल टू 0 सेकंड पर यहां ऑब्जर्वर क्या होता, 0,0,0 पर होता। सही है? अब चेक करें, कोई ए पार्टिकल, ए पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट क्या, x, y, z, ठीक, t इक्वल टू 0 सेकंड पे, तो आर इनिशियल क्या होता भाई, यही होता। ठीक, तो आर इनिशियल लिखो, क्या लिखेंगे, x माइनस 0 आई कैप, y माइनस 0 जे कैप, z माइनस 0 के कैप। क्लियर? अब सोचें, इसको रेस्ट में रखें, इसको रेस्ट में रखेंगे तो टाइम t इक्वल टू टी ए सेकंड पर, यानी यही रुकेगा, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी v दे दे, तो v दे दोगे तो ये रुका रहेगा क्या, नहीं, आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ गया यहां, तो जब ये यहां आ गया t इक्वल टू टी सेकंड पर, और ये t इक्वल टू टी सेकंड पर यही है। क्लियर? तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अभी सिखाए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, vt। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना, इस वाले पॉइंट का vt, 0, 0, ठीक है, यानी इस जगह से ऑब्जर्वर t टाइम पर देखेगा तो r फाइनल ये होगा। ठीक, यानी r फाइनल चेक करो, क्या लिखेगा, फाइनल x माइनस वीटी, x माइनस वीटी आई कैप, y माइनस 0 वाई जे कैप, z माइनस 0 जेड के कैप। हाँ ना? ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता मेरे भाई, r फाइनल माइनस r इनिशियल। क्लियर? ठीक, यानी x माइनस वीटी माइनस x, यानी बचेगा सिर्फ माइनस वीटी आई कैप। सोच लो, y माइनस वाई 0, z माइनस z 0, तो क्या कुछ डिस्प्लेसमेंट आया, माइनस वीटी आया, अरे कुछ आया, नेगेटिव पॉजिटिव वेक्टर है तो नेगेटिव पॉजिटिव तो आना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी, माइनस वीटी आई कैप, कुछ डिस्प्लेसमेंट आया, यानी सिस्टम क्या होगा, मोशन में। क्लियर? यानी सोचो, फील करो, ये कैसा एग्जांपल है, हम यहां खड़े हैं, मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं आपको देख रहा हूं, आप जहां बैठे हो वहीं बैठे रहो, आप जहां बैठे हो वहीं बैठे रहो, ठीक है, और मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, यूं समझो। ठीक, फील है कि मैं यहां से आपको देखना शुरू किया, यहां से, तो पहला पोजीशन वेक्टर ये है। ठीक, अब चेक करो, तुम जहां हो वहीं बैठे हुए हो, तुम जहां हो वहीं बैठे हो, और ऐसे बढ़ जाए। ठीक, तो अब पोजीशन वेक्टर ये, फील है, तो तुम रेस्ट में होगे या मोशन में, तो यहां पर बहुत सारे लोग बोल बैठते हैं कि सर हम तो बैठे हुए हैं चुपचाप, हम तो रेस्ट में रहेंगे। नहीं मेरे भाई, तुम रेस्ट में, तुम ऑब्जेक्ट हो, तुम ऑब्जेक्ट हो, तुम्हारा मोशन कोई और डिसाइड करेगा। क्लियर? और वो डिसाइड कौन करेगा, हम, अगर जो देख रहे हैं हम। ठीक, अगर जो देख रहा ऑब्जर्वर, तो यहां ऑब्जर्वर कौन, हम। इसलिए मैं बार बार पिछले बार भी बोल रहा था कि क्वेश्चन खुद सॉल्व करना। ठीक, खुद सॉल्व करने का मतलब, खुद क्वेश्चन में अगर जो बोले ऑब्जर्वर इज मूविंग, क्लियर, तो ऑब्जर्वर मूविंग तो आप मूविंग। ठीक, तो मीनिंग सोचो कि तुम रेस्ट, तुम चुपचाप शांति से बैठा हुआ था, फिर भी तुम मोशन में आया, किसके रेस्पेक्ट में,
मेरे रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि मेरे रेस्पेक्ट में पोजीशन आपका चेंज हुआ। क्या जो बोले क्लियर है? मेरे रेस्पेक्ट में पोजीशन आपका चेंज हुआ। क्लियर? तो पोजीशन चेंज हुआ तो मोशन में। क्लियर? इसे अच्छे से लिख लो, ठीक है? और आज वाले क्लास में यही तक रहने दे, है ना? फिर कह रहा हूं, ये जो मैंने बताया है आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी, ठीक, लेकिन सामने वाले का धर्म था कि आपको सिखा दे कि ऑब्जर्वर कैसे कैसे देखेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा बात? किस किस कंडीशन में मोशन आएगा और किस किस कंडीशन में रेस्ट आएगा। इस 5 तरीके के अलावा कुछ नहीं हो सकता। क्लियर? ठीक है? रेस्ट अगले क्लास लिख लीजिए।